अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही मज़ेदार है। जिन, भूत, चुड़ैलें, हमज़ाद, शैतान, इनके बारे में आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं ना? क्या हमारे इर्द गिर्द ये मौजूद होते हैं? क्या हम इनसे कभी हम कलाम हो सकते हैं? क्या हम उनको देख सकते हैं? बहुत सारे लोग इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन क्या कभी हमसे ये खुद ब खुद हम कलाम होते हैं? कैसे होते हैं? क्या करते हैं? बहुत सारे सवालों का जवाब आपको आज की स्टोरी में मिलेगा। ये स्टोरी जिन्होंने मुझे भेजी है, उन्होंने कहा आप मेरा नाम शबाना बोल दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किस शहर से मुखातिब हैं, पाकिस्तान से स्टोरी का ताल्लुक़ है, कौन सा शहर है, उनने कहा बस बाकी सब कुछ रहने दे। उसकी रीज़न क्या है, एंड में आप कहेंगे वाकई ये रहने ही देना चाहिए था, वरना मसला हो सकता था बहुत बड़ा। शबाना कहती हैं हम दो बहनें थीं। जब घर के अंदर इस हद तक समझ बूझ आई कि जब बच्चे जवान होने लगते हैं और समझ बूझ आती है, तो हम अपने माँ बाप की दो ही बहनें थे, एक मुझसे बड़ी और दूसरी मैं उससे छोटी शबाना। हम दोनों बहनें ही माशाल्लाह शक्ल सूरत खूबसूरत ही थी। बहुत ज़्यादा हसीन और जमील नहीं थी, लेकिन इतनी भी गई गुजरी नहीं थी। जो भी देखता था कहता था माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। शायद ये उन्होंने लफ्ज़ों का चुनाव जो है, जिस तरह इंसान आजिज़ी में करता है, वरना उनकी कहानी और जिस तरह मेरी उनसे हुई वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। शबाना कहती है बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है और दोस्ती भी होती है। हम दोनों बहनों के बीच में इंतहाई मोहब्बत का रिश्ता था। हम दोनों बहनें बहुत अच्छी दोस्त, इतनी अच्छी दोस्त थीं, इतनी बेस्ट फ्रेंड्स थीं, बेहतरीन सहेलियां। हम दोनों की उम्रों में 2 साल का फ़र्क था। मेरी बड़ी बहन हमेशा अपनी दिल की बात मुझसे कहती और मैं भी अपने दिल की बात हमेशा उससे कहती। वालिदैन को शायद कोई बेटे की ख्वाहिश नहीं थी, पहले ही बेटी हुई उनके यहाँ, और जब 2 साल बाद दूसरी भी बेटी हुई तो उन्होंने कहा हमें बस अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। उसके बाद उन्होंने बच्चों की ख्वाहिश नहीं की। आंख खोली तो पता लगा कि घर के अंदर खाना पीना हर चीज़ अवेलेबल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। माँ बाप के पास अल्हम्दुलिल्लाह घर भी डबल स्टोरी बेहतरीन बना हुआ अपना घर था, और उनका रोज़गार, जो वाले साहब नौकरी करते थे, उसकी तनख्वाह भी इतनी अच्छी खासी थी माशाल्लाह, बेहतरीन। ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, कपड़े, सब कुछ बहुत अच्छा था। दोनों बहनें सहेलियां और हम राज थी। ज़िंदगी का कोई भी काम करती तो एक दूसरे से मशवरे के बगैर नहीं करती थी, लेकिन वक्त ऐसे पर लगा कि उड़ जाता है कि पता ही नहीं लगता। कब हम दोनों खेलते खेलते दोनों बहनें जवान हो गईं, पता ही ना चला। और यूं मुझसे जो बड़ी बहन थी, उनके लिए एक रिश्ता भी आ पहुंचा। वालिदैन ने उस रिश्ते को देखा और उसके बाद हां कर दी गई। वालिदैन बहुत खुश थे। जहां मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरी बहन की शादी हो रही है, वहां मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी इस बात पे कि मेरी बहन की जिस शहर में शादी हो रही थी वो बहुत दूर था। करीब का भी कोई शहर होता तो मेरा दिल लगा रहता, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर जा रही थी। एक ही हम स्कूल में पढ़े थे, एक ही कॉलेज में हम पढ़े थे, क्लासें आगे पीछे थीं, लेकिन हमेशा इकट्ठे ही रही थीं। और आज मेरी बहन मुझसे जुदा होने जा रही थी, इस बात का मेरी बहन को भी बहुत ज़्यादा दुख था। वो जानती थी कि उसकी छोटी बहन उसके बगैर नहीं रह सकती, और मेरा भी यही हाल था। बढ़ चढ़ के मैंने शादी में हिस्सा लिया, और यूं देखते ही देखते शादी भी हो गई और मेरी बहन पिया सुधार गई, अपने शौहर के साथ एक दूर दराज के बड़े शहर के अंदर शिफ्ट हो गई। अब ये वो दौर था जब मोबाइल नहीं होते थे, टेलीफोन होते थे, तार वाले। रिसीवर उठाया, नंबर डायल किया और कान से लगाया, बात की।
शुरू के दिन तो मेरे लिए बहुत अजाब थे। बहन के बगैर मेरा घर काटने को दौड़ता था। बहुत बड़ा घर था, लेकिन हम दो बहनें थी तो हमारा दिल लगा रहता था। अब इस घर में माँ बाप तो थे, लेकिन बड़ी बहन नहीं थी। उसके जाने के बाद वो पहली रात तो मेरे ऊपर अजाब बनकर गुजरी। शायद ही किसी बहन के लिए इतना अजाब हो जितना मेरे लिए थी। मुझे नींद नहीं आई थी, मैं रोती रही थी। मेरी बहन चली गई थी, ये सोच के रोती रही थी कि अब सारी जिंदगी मुझे उसके बगैर गुजारनी होगी। उसका कमरा, उसकी चीजें, उसकी आवाज, हर चीज उस कमरे में महसूस हो रही थी। हम दोनों के अलग अलग कमरे थे, फिर भी हम इकट्ठे रहते थे। कभी वो मेरे कमरे में, मैं उसके कमरे में। यूं समझिए, दो अलग कमरे होने के बावजूद भी हम एक ही कमरे में। कभी मैं मुस्तकिल उसके कमरे में सोती, वो मेरे कमरे में आके सोती। आज मैं कभी उसके कमरे में जाती और उसकी चीज़ों को हाथ लगाती तो आंसू थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और अपने कमरे में आती तो याद आता, यहाँ बैठती थी, यहाँ लेटती थी। प्यार ऐसा होता है ना, चाहे बहनों का भी हो। वो रात तो रोते हुए गुजर गई। वालिदैन इस बात पे खुश थे कि एक फ़र्ज़ अदा किया, बेटी रुखसत कर दी इज़्ज़त व आबरू के साथ। अब उनको फ़िक्र थी दूसरी बेटी की। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले फ़ोन उठाया और फ़ोन बेचैन थी अपनी बहन से बात करने के लिए। उसका पहला दिन था उसके ससुराल में। बहन से बात होगी, मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन बहुत लंबी मैं बात नहीं कर सकी। लेकिन अब मामूल बन गया, मैं उससे कहती कि कम से कम रोज़ मुझसे बात कर लिया करो। और मेरी बहन भी टाइम निकालती और कम से कम रोज़ मुझसे बात कर लेती थी। लेकिन मेरी बात होती कहाँ थी? अम्मी अबू भी तो इंतज़ार में होते थे। मैं जैसे कॉल मिलाती थी, अम्मी अबू कहते हमारी भी बात करो। लंबी, ज़्यादा मुझसे लंबी बात तो वो कर लेते थे। मैं तो दिल की बातें ही रह जाती थी, क्योंकि मैं तो दिल खोल कर उससे बातें करती थी। वो भी तो हमेशा हर बात मुझसे शेयर करती थी। आज इस कलर का कपड़े पहने हैं, आज मैंने ये वाली जूते पहने हैं, आज हम आइसक्रीम खाने गए थे, आज हमने, हर वो बात मुझे बताती। कितने सुहाने होते हैं दिन। अब तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है। मोहब्बतें ख़त्म हो गई। किसी के पास टाइम नहीं किसी को बताने का। लेकिन ये बहनें टेलीफोन पे घंटों बातें करती। वक्त गुजरता रहा, लेकिन एक शौहर की जिम्मेदारी भी आन पड़ी थी बड़ी बहन पे। तो वो शौहर की तरफ भी मुतवज्जो रही और मुझे भी टाइम देती रही। लेकिन जब उसके यहाँ पहला बच्चा हुआ और वो बीवी से माँ बन गई, तो फिर वो बहुत मसरूफ़ हो गई। ऐसी मसरूफ़ कि हमारा जो फ़ोन का सिलसिला था वो कम से कम होना शुरू हो गया। इस बच्चे होने से पहले जो टाइम पीरियड था, इसके अंदर 2 से 3 बार मैं उसके पास चक्कर लगा आई थी। लेकिन इतना दूर जाना भी बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए टेलीफोन पर ही हम लगे रहते। जब वो माँ बनी और बच्चे में मसरूफ़ हो गई, तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि उसके लिए टेलीफोन उठा के मेरी कॉल को सुनना मुश्किल है, तो मैं क्यों ना उसको ख़त लिख दिया करूं। मैंने कागज़ कलम उठाया और बहन को ख़त लिखना शुरू कर दिया। तहरीर में लिखती, मेरी प्यारी बहन राहीला। और उसके बाद मैं दिल की तमाम बातें जो मैं फ़ोन पे नहीं कर सकती थी, अब उसके पास टाइम नहीं होता था, उस ख़त के अंदर लिख देती और ख़त उसको पोस्ट कर देती, इस उम्मीद के साथ कि वो पढ़ेगी उस टाइम जब उसके पास टाइम होगा। ख़त जब आप रिसीव कर लेते हैं तो रख देते हैं कि मैं फ़ारिग हो जाऊं सारे काम काज से। जिस लम्हे भी आपको टाइम मिलता है फिर आप बैठ के पढ़ते हैं। फ़ोन तो उसी वक्त सुनना पड़ता था। तो अब ये बेहतरीन मेरे पास हल निकला था। मैं उसको ख़त लिख देती, वो मुझे उसका जवाब देती। मैं काफ़ी ज़्यादा ख़त लिखती थी, लेकिन वो 4-5 ख़त उनका इकट्ठा ही मुझे जवाब दे देती थी। वो मसरूफ़ थी। उसके पास बातें भी अब कम रह गई थी। फैमिली, बच्चा, शौहर, ससुराल, वो उसमें मसरूफ़ थी और मैं घर में। कि वहीं उन्हीं दिनों मेरी शहबाज से मुलाकात हुई। मैं कोई जॉब वगैरह नहीं करती थी, वालिदैन हयात थे, घर के अंदर खाना पीना सब कुछ था। और ये इसलिए मेरी शहबाज से मुलाकात हुई थी कि राह चलते, जिस तरह कहते हैं मुलाकात हो जाती है, ऐसे राह चलते ही मुलाकात हो गई थी। शहबाज बहुत ही खूबसूरत था। मेरी कोई चीज़, एक शॉप के अंदर रुक के मैं शॉपिंग करने के लिए गई तो वो चीज़ भूल गई। और जब बाहर निकली तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मेरा पर्स और उसके अंदर कीमती कुछ सोने की चीज़ें भी थी, वो मैं उस दुकान पे भूल आई हूँ।
मैं तेज़ी से भागी उस दुकान की तरफ जाने के लिए कि मैंने देखा एक शख्स तेज़ी से आ रहा है और आके मेरे सामने रुक गया और मैंने कहा हटिए आगे से। उसने कहा रुकिए, ये पर्स मेरे ख्याल में आपका है। और मैंने देखा तो वो पर्स मेरा ही था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा जी, आप जब वहाँ से निकल रही थी तो मैं वहीं से गुजर ही रहा था, मैंने देखा कि ये आप भूल के जा रही हैं। तो मैंने तेज़ी से उठाया और आपको ढूंढता हुआ आपके पीछे आ गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और वो सच कह रहा था। कोई बहाना नहीं ढूंढा था उसने बात करने का, वो वाकई मेरा पर्स उठा के लाया था और एक सच्चा खरा शख्स था। यूं मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जब उसको गौर से देखा तो वो बहुत हसीन और जमील था। अगर मैं हसीन थी तो वो भी हसीन और जमील था। यूं मैंने उनसे पहली दफ़ा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा शहबाज। तो मैंने कहा ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं ज़रूर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उसने बताया जी, फ़लाँ जगह पे मेरा छोटा सा कारोबार है, वहीं पे ही मैं काम करता हूँ। मेरे लायक कभी भी कोई हुक्म हो तो ज़रूर बताइएगा। यूँ मैं घर पहुँच गया और वालदैन को भी ये वाक़या सुना दिया। वालदैन ने कहा बहुत अच्छा लगा वो नौजवान, हमें तुम्हारी बात सुन के, इतना शरीफ, नज़रें झुकी हुई। कहाँ रहता है भाई वो? तो मैंने वालिद साहब को बताया कि वो फ़लाँ फ़लाँ जगह पर उसने कहा है वहाँ रहता है। वालिद साहब ने कहा हाँ, वहाँ तो मेरा जाना लगा रहता है, अक्सर उस जगह पे चक्कर लगता हूँ, चलें कभी मैं भी उनका शुक्रिया अदा कर दूंगा। क्योंकि जब वालिदैन को मैंने पर्स खोल के दिखाया तो वो भी हैरान रह गए कि इतनी कीमती चीज़ तो वहाँ पे भूल आई थी। मैंने कहा हाँ, भला हो उस शहबाज का जिसने बग़ैर खोले मुझे वापस कर दिया। और यूँ वालिद साहब उस जगह पे स्पेशली उसका शुक्रिया अदा करने के लिए गए तो वो लड़का उनके दिल को भी भाग गया। अपना सा छोटा सा कारोबार था जो करता था, तो वालिद साहब ने उसका शुक्रिया भी अदा किया। तो उसने वालिद साहब को बैठ के इज़्ज़त थी, चाय शाय पिलाई, काफ़ी रिस्पेक्ट दी। तो वालिद साहब ने बातों बातों में कहा बेटा अभी शादीशुदा हो? तो कहा नहीं, मैं शादी इसलिए नहीं कर सका कि मेरे माँ बाप हयात नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, किराए का एक मकान है जिसमें रहता हूँ, यही कारोबार है, गुज़र बसर हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। तो शादी कैसे करूँ, किससे बात करूं? वालिदैन होते तो कह सकता। तभी मेरे वालिद साहब को लड़का इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा तुम मेरी बेटी शबाना से मिल चुके हो, अगर मैं शबाना का बाप बन के भी और तुम्हारी तरफ से भी तुम्हारा बाप बन के तुम्हें कहूं बेटा कि तुम शबाना को क्या समझते हो अपने लायक, जिस तरह वालिदैन रिश्ते के लिए पूछते हैं, यूं मेरे वालिद ने शहबाज से रिश्ते का पूछा और उसने सर झुका दिया और आंखें झुका के गर्दन हिला दी। और वालिद साहब को ये अदा भी भाग गई कि एक इंतहाई शरीफ शख्स ने सर झुका दिया। और यूं मामा से आके उन्होंने घर बात की कि किराए के मकान पे रहता है, हमारा घर खाली है, शादी करके उसको यहीं अपने साथ रख लेते हैं, हमें बेटा भी मिल जाएगा और मेरी बेटी भी खुश रहेगी। और जब ये बात की गई तो उसने हाँ में जवाब दिया। यूँ मेरी और शहबाज की जो पहली मुलाकात थी शादी में बदल गई। धूमधाम से मेरी और शहबाज की शादी हुई। मेरी बहन राहीला ने स्पेशल आकर शादी में शिरकत की। जितना भी मैंने उसको मिस किया था तो गले लगा के मैं भरपूर उसके साथ रोई। जिस तरह मैंने उसकी शादी पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, राहीला ने भी मेरी शादी पे उसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और धूमधाम से मेरी शादी हो गई। और अच्छा ही हुआ कि शहबाज इसी घर में आ गया, अब वो हमारे साथ ही रहने लगा। वो एक अच्छा लड़का साबित हुआ था, मेरे माँ बाप की बहुत इज्जत करता था, उनको माँ बाप की तरह एहतराम करता था, माँ बाप की तरह रेस्पेक्ट देता था और मेरा भी बहुत ख्याल रखता था। वक्त गुजरता रहा। हर वालिदैन को जिस तरह बच्चे की ख्वाहिश होती है, मेरे वालिदैन को भी बच्चे की ख्वाहिश थी। और जब एक 2-3 साल का टाइम गुजर गया और कोई बच्चा ना हुआ तो हम दोनों, मेरी ही ख्वाहिश पे, क्योंकि मुझे माँ बनने की बहुत ख्वाहिश थी, हम दोनों डॉक्टर के पास गए। और जब हम दोनों ने अपना चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया कि शबाना
आप कभी भी मां नहीं बन सकती। मेरे लिए ये खबर कोई कयामत से कम नहीं थी, लेकिन शोहबाज ने उस टाइम मुझे बहुत सहारा दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अगर उसकी जगह पर कोई और शख्स होता तो उसका दिल तो टूटा था, लेकिन वो अपना इजहार भी करता, छोड़ने की बात भी करता, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं की। उसने बहुत बहुत सहारा दिया और कहा इस बात से वालिदैन को भी कभी ना बताना, वरना उनका दिल टूट जाएगा। वो इसी उम्मीद पे कम से कम जीते रहेंगे कि हो जाएगा हो जाएगा। यूं हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे एक अच्छी जिंदगी तो गुजारते रहे, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर ये रोग पलता रहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरी जिंदगी में एक तब्दीली आई थी कि एक शौहर आ गया था, लेकिन आज भी मैं अपने बहन को खत लिखती थी। पता नहीं वो पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी, उसके पास टाइम था या नहीं था, लेकिन आज भी मैं उसको खत लिखती थी। जब वो मेरी शादी पे आई थी, मैंने उससे पूछा था तो वो मुस्कुरा पड़ी थी और कहा हाँ हाँ मेरी बहन, मैं पढ़ती हूँ। जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं सारे बैठ के पढ़ती हूँ। तभी तो अपनी प्यारी बहन को जवाब देती हूँ। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि बूढ़े वालिदैन भी अल्लाह को प्यारे हो गए। पहले अब्बू फौत हुए और उसके बाद अम्मी भी ऐसी दुखी हुई अब्बू के बाद कि वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब इस बड़े से घर में मैं और सिर्फ शोहबाज बचे थे। जब तक वालिदैन जिंदा थे, शोहबाज का हमेशा सर झुका रहता, मेरे वालिदैन से हमेशा इज्जत से पेश आता। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से चले गए तो शोहबाज का रवैया बदलना शुरू हो गया। अब मुझसे कम बात करता था, सख्त गीर सा हो गया था, चुप चुप सा रहता था। यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो उसका कारोबार था वो भी खत्म होना शुरू हो गया और मुझे कहना शुरू हो गया अब पैसे नहीं आ रहे, कारोबार नहीं चल रहा। देखते ही देखते उसने बताया कि कारोबार खत्म हो गया है। अब जो जमा पूंजी थी वो हमने खाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं एक परेशान थी बहुत ज़्यादा। घर कैसे चलेगा, कारोबार ख़त्म हो गया। वालिदैन की तो नौकरी थी, उसके आ जाते थे, वो जब तक दोनों जिंदा थे पेंशन भी आ जाती थी। लेकिन अब वाहिद सहारा शोहबाज ही था जिसने बता दिया था कि अब पैसे नहीं है, काम ख़त्म हो गया है। तो मैंने फैसला किया कि जो घर है इतना बड़ा है, डबल स्टोरी है, क्यों ना जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका किराए पे दे देती हूँ। यूँ मैंने ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दे दिया। मेरे मोहल्ले की ही मेरी एक दोस्त थी, हम इकट्ठे ही पढ़ते थे, हमारे ही कॉलेज में थी, लेकिन मुझसे जूनियर थी, बहुत जूनियर। उससे मेरा मिलना जुलना था, मोहल्ले वाली थी, मैं उसको जानती थी। अब वो शादीशुदा हो चुकी थी। यूं उनको किराए पे मकान चाहिए था, मैंने ऊपर वाला पोर्शन उसी को दे दिया। उसका नाम रुबीना था। अब रुबीना अपने शौहर के साथ ऊपर वाले पोर्शन में रहती। उसका शौहर बहुत ही अजीब तबीयत का था। रुबीना को कहता था कि बहुत कम बाहर निकला करो। मैं कभी कभी मिलने के लिए चली जाती तो वो कुछ नहीं कहता था, लेकिन रुबीना को कहता था तुम नीचे ना जाया करो। उसको वैसे ही अच्छा नहीं लगता था कि उसकी बीवी ज्यादा घूमे फिरे, इधर उधर जाए। वक्त गुजरता रहा, मैं खत लिखती रही। एक दिन खत लिखने के लिए बैठी, बहुत साल हो गए थे जिंदगी के। अब तो वालिदैन को भी गुजरे हुए 7 साल हो गए थे। वक्त पर लगाकर उड़ गया था। कितना लंबा सफर तय हुआ था जिंदगी का। बड़े अरसे बाद आज खत लिखते हुए मैं खुद सोच में डूब गई थी। सोफे पे बैठी मैं सोच रही थी, खत लिखती रही, माँ बाप के होते हुए भी लिखती रही, माँ बाप चले गए, मैं खत लिखती रही। लेकिन आज कुछ ऐसी उदासी का हमला हुआ है, जहन ऐसा उलझा है, क्या लिखूं। आज कुछ लिखना चाहती थी बहन को कि उसको बता सकूं शोहबाज बदल गया है, कितना अरसा हुआ है, कई कई रातें घरों से गायब रहता है। मैं लिखना चाहती थी कि मुझसे बोलता भी नहीं है। मैं लिखना चाहती थी कि घर मुझे काटने को दौड़ता है। अब मैं रातों को भी अकेली होती हूं। ये बड़ा सा घर है, ऊपर वालों का तो मैंने दरवाजा ही, सीढ़ियां ही अलग से कर दी थी। मैं इस घर में अकेली फिरती हूं, मेरा दम घुटता है।
शहबाज मुझसे दूर हो गया है, मैं किससे बात करूं। शुरू शुरू में जब वो एक रात घर नहीं आया था, मैं सारी रात तड़पती रही थी, और जब सुबह आया मैंने उससे पूछा आप रात घर नहीं आए, आप कहां थे? तो वो सख्त लहजे में बोला तुम्हें इससे क्या, अपने काम से काम रखो। अब वो इतना सख्त लहजे में मुझसे बोलता था कि मैंने फैसला किया था कि अगर मैं इसके साथ सख्ती से बोली तो ये मुझे छोड़ देगा, क्योंकि अब उसको मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मुझसे दूर होता जा रहा था, बहुत दूर। और एक दिन उसको दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। जब वो घर से चला जाता था मैं रात सारी तड़पती रहती थी, लेकिन अगली सुबह आ जाता था। कभी कभी घर से रात भर गायब रहता था तो मुझे घर काटने को दौड़ता था, लेकिन फिर भी मेरा तो था, कोई तो था जो इस घर में मेरा था। मैं अकेली थी, मैं अजीब सी हो गई थी, मेरी औलाद नहीं थी, मैं कभी मां नहीं बन सकती थी। अब तो मेरा शौहर भी नहीं रहा था, लेकिन जब वो मरा था मैं बहुत रोई थी कि एक आखिरी सहारा मेरा शौहर था, मैं टूट गई थी, वो भी आज मुझे छोड़ के चला गया था। मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोई। कैसे उसकी मैयत को मेरे सामने से उठा के लेके गए और जाकर दफना आए। मैं अपनी बहन को खत लिखती रही। आप लोग भी यहां तक स्टोरी सुन के सोच रहे होंगे कैसी कहानी है। हां, मैं भी यही सोच रहा था, कैसी कहानी है। लेकिन उसी वक्त एक ट्विस्ट आया कहानी में, जब उसने लिखा अपनी बहन को कि आज दिल चाहता है शहबाज के बारे में कुछ लिखूं। इससे आगे लिखना चाहती थी लेकिन लिख ना सकी और नींद सी आने लगी, सो गई। सुबह उठी तो वो खत जो लिखने के लिए उसने रखा था वहीं टेबल पे ही रखा था, कागज कलम वहीं पे था, लेकिन एक लाल कलर की बॉल पॉइंट के साथ एक लाइन लिखी हुई थी, शहबाज का अंजाम यही होना था, काश मेरे हाथों से होता। मैं डर सी गई, कहीं मैं दीवानी तो नहीं होगी, कहीं मैं ये डॉक्टर की जरूरत तो नहीं है, कहीं मैंने नींद में बॉल पॉइंट से खुद ये क्या लिख दिया है। लेकिन मैंने तो नहीं लिखा, मेरे घर में तो लाल बॉल पॉइंट ही नहीं है, तो फिर ये किसने लिखा? शहबाज का यही अंजाम होना था, काश मेरे हाथों से होता। उसको तो दिल का दौरा पड़ा है, उसका क्या अंजाम होना था? ये कैसी तहरीर है, ये कौन लिख गया है? मैं परेशान हुई और मेरा दिल घबराया। मैं जल्दी से उठी और भागती हुई मैं ऊपर अपनी उस दोस्त के पास चली गई, रुबीना के पास। मैंने रुबीना को सारी बात बताई कि रुबीना, आपको पता है मैं ख़त लिखती हूँ अपनी बहन को, आपको पता है मैं एक एक बात अपनी बहन के साथ लिखती हूँ, लेकिन रात जो ये वाक़या हुआ है कि मैं सोई हूँ और जब सुबह उठी हूँ तो ऐसा है, रुबीना भी शायद अब मां बनने वाली थी, उसको भी अब सहारे की ज़रूरत थी। तो उसने मुझे कहा, शबाना मुझे पता है आप अकेली हो, डर जाती हो, आप ऊपर मेरे पास आया करो, जब भी दिल की कोई बात कहनी हो मुझे कह दिया करो। वो समझ रही थी, या शायद उसको भी यही लगा था कि मैं पागल सी हो गई हूँ, नींद की हालत में खुद ही मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है। तो मेरा दिल रखने के लिए अब मैं उसके पास चली जाती। अब वो मेरी राजदार थी, मैं अब हर बात उसके साथ शेयर करती, मैं उसके पास जाके बैठती, वो भी अपनी दिल की बातें मेरी बहन की तरह अपनी दिल की बात मुझसे करती और मैं दिल की बातें उससे करती। मुझे एक जीने का सहारा मिल गया था, शहबाज जो चला गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं रात को कमरे में सो रही थी कि एक कमरे में आवाज़ सी आई, जैसे कोई तकलीफ में हो, कराहने की आवाज़। मैं एकदम से डर गई, ये कैसा ख्वाब था? मैंने किसी को कराहने की आवाज़ सुनी थी, ये मेरा वहम था, ये ख्वाब था? एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया, इरफान का यही अंजाम होना था, अच्छा होता अगर मेरे हाथ से होता। तो ये कैसी तहरीर है, ये किसने लिखी है? मैं इस तरह परेशान थी, बैठी हुई थी।
कि फिर मैंने घर के कमरे कमरे छान मारे, रात के टाइम उठी, अलमारियां खोली, पहले भी देख चुकी थी, उसके मरने के बाद भी मैंने हर अलमारी को खोला था, हर दराज को खोला था, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी। कहीं पे भी नहीं लगता था कि वो मुझसे बेवफाई कर रहा है। वो रातों को गायब ज़रूर रहता था, लेकिन मुझसे बेवफाई नहीं कर रहा था। लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ, मैं ऐसा ढूंढने के लिए उठी और रोना शुरू कर दिया। और मैंने कहा अपने आप से ऊंची आवाज़ में, अकेले कमरे में बैठ के कहा, क्या किया है मेरे शहबाज ने, क्या किया है मेरे शहबाज ने कि एकदम से सामने जो स्टोर का दरवाज़ा था कमरे के अंदर, वो हल्का सा जैसे हवा से हल्का सा खुलता हो, उस वक्त हवा भी नहीं थी, वो हल्का सा खुला और बिल्कुल ऊपर अलमारी पे एक छोटा सा डब्बा कोई रखा हुआ था, वो नीचे आके गिरा। मैं एकदम से डर सी गई। मैं शहबाज के बारे में ही अपने आप से मुखातिब थी, तो ये क्या हुआ है, एक डब्बा सा गिरा है। मैं गई, उस डब्बे को उठाया तो वो एक छोटा सा घड़ी का डब्बा था, और डरते कांपते हाथों के साथ रात के उस पहर जब मैंने उस डब्बे को खोला तो उसके अंदर एक तस्वीर थी और एक मुड़ा हुआ कागज। मैंने उस तस्वीर को जब बाहर निकाला तो वो तस्वीर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, जिसकी मुस्कुराते हुए गालों में डंपल गढ़े पड़ते थे। वो तस्वीर में मुस्कुरा रही थी और उसके गालों पे गढ़े पड़े हुए थे। वो बहुत खूबसूरत थी, जवान, खूबसूरत। और उसके साथ जो ख़त था वो यकीनन कोई लव लेटर था। मैंने जल्दी से उस ख़त को, मुड़े हुए ख़त को खोला, और जैसे ही खोला तो मेरे हाथों से वो कागज़ गिर गया। वो कोई ख़त नहीं, निकाहनामा था। मैंने उसको ज़मीन से उठाया और जब पढ़ना शुरू किया तो रुबाब नाम की एक लड़की के साथ निकाहनामा था शहबाज का, और शादी की जो तारीख थी वो आज से 7 साल पहले की थी। 6 साल पहले की शादी की तारीख थी। और मैं हैरान थी, जिसको मैं बेवफा मैं समझती रही, मेरा शौहर मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकता, उसने मेरे साथ 6 साल पहले से ही बेवफाई कर रहा था। उसने किसी और के साथ शादी कर रखी थी और मुझे पता तक नहीं था कि उसी लम्हे ऐसा महसूस हुआ उस कमरे में रोते हुए, जैसे कोई कमरे में और भी कोई है। मैं एकदम से डर सी गई, चौंक सी गई कि कमरे में कौन है। तो मेरे मुंह से एकदम से खौफ से निकला, कौन है यहां पे, कौन है? तो फिर किसी के सिसकने की आवाज आई, जैसे कोई रोता सा है। ये किसी औरत की आवाज थी। पहली दफा मुझे महसूस हुआ किसी औरत के सिसक कर रोने की आवाज थी। ऐसी आवाज जो बहुत आहिस्ता सी हो। अमूमन मुश्किल होता है उसको जांचना कि किसी मर्द की है या औरत की है, लेकिन लगता था ये औरत की आवाज है। वो रात में सो नहीं सकी, मैं डरती रही, और सुबह इंतज़ार था कि भागूं, ऊपर जाऊं और रुबीना को पूरी सूरत हाल बताऊं। और सुबह जाते ही मैंने रुबीना को कहा, रुबीना तुम्हें पता है, और वो मैंने निकाहनामा उसके सामने कर दिया कि ये देखो, शहबाज ने मेरे साथ ये बेवफाई की थी। और उसके बाद मैंने उसको रात का वो वाकया भी सुना दिया कि रात कैसे कमरे के अंदर किसी के रोने की, सिसकियां लेकर रोने की आवाज़ आ रही थी। और हां, रुबीना, उसकी एक तस्वीर भी मिली है। और जैसे ही मैंने तस्वीर उसके सामने की तो उसने जैसी तस्वीर को देखा तो एकदम से चौंक गई और बोली, अरे ये तो रुबाब है, इसको तो मैं जानती हूं। मैं भी एकदम से चौंक गई, क्या कह रही हो तुम? इस लड़की को तुम जानती हो? बोली, हाँ, ये रुबाब है, मैं इसको जानती हूं। मैंने पूछा, कैसे जानती हो? उसने कहा, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जिस कॉलेज में तुम पढ़ती थी ना। तुम तो बाद में चली गई थी, हमसे सीनियर थी। बाद में जब मेरा ख़त्म होने का टाइम था, कॉलेज का छोड़ने का टाइम था, तब ये वहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी। ये बहुत हसीन लड़की थी, बहुत ही गरीब लड़की थी। इसका बाप
फौत हो चुका था। इसकी माँ इसको पालती थी, वो लोगों के कपड़े सीती थी मशीन पे, सिलाई मशीन पे, और इसकी माँ कपड़े सी कर देती थी लोगों को, और उन कपड़ों के पैसों से इसको कॉलेज में पढ़ा रही थी, इसके कपड़े, किताबें और चीज़ें लेती थी। बहुत ही गरीब लड़की थी। इसको मुझे आज तक इसलिए याद है कि जब ये कॉलेज में आई थी, हमारे जाने का टाइम था, तो बहुत खूबसूरत थी, और मुझे इसके बारे में कुछ पता लगा था कि बहुत ही गरीब लड़की है। तो मेरी ख्वाहिश थी इसकी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन मैं नहीं कर सकी थी, क्योंकि जब मुझे पता लगा था ये गरीब लड़की है, तब मैंने इसके घर का भी पता लगाया था कि इसके घर जाके इसकी कुछ मदद करके आ जाऊंगी, लेकिन मैं जा नहीं सकी थी। मैं तो इसको जानती हूं। तो मैं एकदम से बोली, रुबीना, मेरे कमरे में रोने की आवाज आती है, और ये लड़की शोबाज मर चुके हैं। वो तुम्हें तहरीर याद है कि शोबाज का जो अंजाम हुआ है ठीक हुआ है, काश वो मेरे हाथों से होता। वो तहरीर किसी ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी, और अब ये मुझे मिलना है इससे, कि हम चलें उसके घर। तो रुबीना बोली, क्या बेहतर होगा हम ना जाएं। तुम क्यों जाना चाहती हो? रुबीना, मेरे दिल को लगता है कुछ राज है इसमें छुपा हुआ। चलो यार, मेरे दिल को कुछ होता है इस घर में, अब मैं बहुत डरती हूं। और यूं हमने प्रोग्राम बनाकर, वो जो घर उसको याद था, मैं और रुबीना उस घर तक पहुंच गए। जब हम उस मोहल्ले में दाखिल हुए, तो वो छोटा सा एक गरीब सा घर था, जिसको दूर से ही देख के अंदाजा होता था एक गरीब सा मोहल्ला है, और बहुत ही छोटा सा घर है। जब हमने उसका दरवाजा खटखटाया, तो एक बूढ़ी खातून बाहर आई और हमें सर से पांव तक देखा और कहा, जी बोलिए, किससे मिलना है? तो रुबीना बोली, हमें रुबाब से मिलना है। हम उसकी कॉलेज के दौर की दोस्त हैं, बहुत अरसा हुआ उससे मिले हुए, और अब उससे मिलना चाह रही हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने एक बहुत ही बड़ी सी गाड़ी निकाल के कहा कि वो चली गई है यहां से, मुंह काला करके, और खबरदार आइंदा तुम लोग भी मेरे घर आए तो तुम उसकी दोस्त हो, तुम भी तो उसी की तरह घटिया ही होगी। दरवाज़ा बंद करने लगी तो शबाना आगे बढ़ी और कहा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, हमें 10 मिनट के लिए अंदर आने दीजिए, हम किसी वजह से आपके पास आए हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, और ये माँ बनने वाली है, ये खड़ी नहीं हो सकती ज़्यादा देर। और जब उस औरत ने देखा कि वो वाकई रुबीना माँ बनने वाली है और उसको बैठने की ज़रूरत है, तो वो क्रख्त सी औरत ने रास्ता दे दिया, जैसे कह रही हो, ठीक है आ जाओ अंदर, सिर्फ 10 मिनट। और हम दोनों अंदर दाखिल हो गई। हमारे हुलिये, हमारे कपड़े, हमारे चेहरे को देख के ही लगता था कि हम कोई ऐसी खातून नहीं है, अच्छे घर से आई हुई हैं, इसलिए कोई भी एतमाद करके अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे सकता है, वरना लोग डर जाते थे। लेकिन हमारे कपड़े, हुलियों से उसने अंदाज़ा लगा दिया था कि ये किसी अच्छे घर के लोग हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, आओ, और हम दोनों चलते हुए सामने पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गए। हमें बैठते देखकर उसने पूछा, हाँ बोलो, क्या कहना है? तो रुबीना ने कहा, प्लीज़ हमें गलत मत समझिएगा, मैं उससे सीनियर थी, उसके साथ पढ़ती थी, उसकी मदद के लिए कभी उसके घर को देख के गई थी कि उसकी मदद करूंगी, और मैं आ नहीं सकी थी। अब आपसे पूछना है वो कहाँ है? तो वो औरत बोली, वो इस घर में किराए पे रहती थी, उसकी माँ और वो दोनों। वो कॉलेज पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वहीं पे उसका किसी के साथ चक्कर चल गया था, और ऐसा चक्कर चला के बाद मां को भी पता लग गई, लेकिन वो मां के हाथ से निकल चुकी थी, उसने मां की भी नहीं सुनी। वो जो भी था, रातों को आता और सुबह चला जाता। शुरू शुरू में मां इस बात से वाकिफ नहीं थी, लेकिन फिर मां को पता लग गया, कोई रात को घर में आता है जब वो सोई हुई होती है और सुबह चला जाता है। तो मां ने जब बेटी से पूछा, तो उसने बताया कि मैं उससे शादी कर चुकी हूं और अब वो मेरा शौहर है। मां बड़ी रोई पीटी कि ये तूने क्या किया, तू मेरा वाहिद सहारा थी, मेरी इज्जत, मेरा भरम, मेरा वकार, तूने सब खत्म कर दिया। मैंने तुझे कितनी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया और तूने मेरे साथ ये किया। और फिर एक दिन उसने अपनी मां को बताया कि वो मां बनने वाली है।
जब माँ ने ये खबर सुनी तो माँ उस दिन बहुत रोई, और इस खबर के कुछ दिन के बाद वो घर छोड़ के ऐसी भागी कि उसके बाद फिर कभी नहीं सॉरी, उसने माँ को बताया कि वो माँ बनने वाली है। माँ बहुत रोई पीटी, लेकिन माँ कुछ नहीं कर सकती थी। वक्त गुजरता रहा कि उसके पेट में बच्चा वो पलता रहा। जब बच्चा, उसका पेट इतना बड़ा हो गया कि माँ को लगे कि अब वो बाहर ना जाया करे, कोई भी देखेगा तो पहचान लेगा कि ये तो माँ बनने वाली है, तो मैं किस किस को जवाब दूंगी। और जब वो 7वें माह के 7 महीने का उसका बच्चा होने वाला था जो उसके पेट में था, तो वो फिर घर से ऐसी गई कि उसके बाद वापस ही ना आई। माँ रोती रही, खाना पीना माँ ने छोड़ दिया। मैं भी गरीब औरत हूँ, इस घर की मालकन हूँ, और जब मैं आई और ये किराया लेने के लिए आई तो देखा ये बूढ़ी औरत, उसकी माँ बुरे हालों में है। मैंने उसको खाना खिलाया और जब सारी सूरत हाल पूछी तो उसने मुझे सारी कहानी बता दी कि मेरी बेटी मुझे इस तरह छोड़ के चली गई है, मेरा वाहिद सहारा था, मैं तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। और फिर मैंने उस औरत को खाना खिलाना शुरू कर दिया, उसको पालना शुरू कर दिया। मैं भी कोई अमीर औरत नहीं थी, एक गरीब औरत थी, लेकिन जितना मेरे बस में था मैं उस औरत को पालती रही। वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी अपनी बेटी के गम में, यहाँ तक कि रोते रोते कभी खाना खा लेती, कभी ना खाती, हर वक्त बेटी को याद करती रहती थी और रोती रहती थी कि एक दिन वो भी बेटी की याद में रोते रोते अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन उसकी बेटी का आज तक पता नहीं लगा कि वो कहाँ गई है। मोहल्ले वालों ने पैसे जमा किए, उस बूढ़ी का कफन दफन का एहतमाम किया और उसको यूं दफना दिया। कोई भी नहीं जानता उसका शौहर कौन था और कब गई, बस इतना पता है उसकी माँ ने जो मुझे बताया कि आखिरी 7 माह के पेट के साथ जब वो थी वो इस घर से गई थी, उसके बाद नहीं पता लगा उसका। ये सारी बातें जब उन दोनों ने सुन ली, उन्होंने कहा और कुछ तो मेरे पास तुम्हें बताने के लिए नहीं है, मैं नहीं जानती वो कौन है, कहाँ है। उन दोनों ने उसका शुक्रिया अदा किया और घर आ गए तो कहानी अब भी उलझी हुई थी। वो दूसरी बीवी थी शहबाज की। उन्होंने उस औरत को नहीं बताया था कि मैं पहली बीवी हूं उसी शख्स की जिसने दूसरी शादी की है रुबाब से। अभी तक कहानी उलझी हुई थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो रात आन पहुंची कि जिस रात मैं कमरे में बैठी थी तो आज बिजली चली गई। घुप अंधेरा सा था कमरे में। मैंने एक मोमबत्ती सी जलाई कमरे के अंदर, और आज मेरा दिल अजीब सा हुआ था। शहबाज को मुसलसल में याद कर रही थी, उसने दूसरी शादी की एक यंग सी लड़की के साथ जो अभी कॉलेज में पढ़ती थी, और वो लड़की कहां गई। ऐसी बातें मैं सोच ही रही थी कि रुबाब के बारे में कि कहां गई वो रुबाब, कि उसी लम्हे कमरे में फिर से सिसकियां लेकर रोने की आवाज आई। और एकदम से मैं घबरा गई और मेरे मुंह से एकदम से निकला, कौन हो तुम? और आज जैसे ही ये मैंने जुमला बोला, कौन हो तुम, तो सिसकियों की आवाज ऊंची हो गई। ऊंची आवाज में कोई थी जो रो रही थी। पता नहीं, मैं एक बुजदिल सी लड़की, एक अब लड़की तो नहीं औरत, एक बुजदिल सी औरत जो डरपोक सी थी, जो अब अजीब सी इस घर में हो चुकी थी, किसी को इस तरह रोते देख के मेरा दिल पगल से गया, खौफ खत्म हो गया। मुझे डरना चाहिए था। कोई रो रही थी, वो इंसान नहीं थी। तभी मैंने कहा, कौन हो? मेरे दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे बताओ अपने दिल का हाल। मैं भी तुम्हारी तरह टूटी हुई हूं, तुम भी रो रही हो, मुझे बताओ अपने दिल का हाल, कह दो। तभी मोमबत्ती की वो जो रोशनी थी, उसका जो साया पड़ रहा था दीवार पे, उसी पे मेरी निगाह पड़ी कि हलचल सी हुई है। और मैंने दीवार की तरफ देखा तो एक साया सा था, औरत का साया जो बैठी हुई थी, सर उसका झुका हुआ था, और उसने अपना सर उठाया और खड़ी हुई, और ऐसी खड़ी हुई कि उसका सर सीधा छत को जाके लगा। ये काला साया सा था, वजूद नहीं था, एक काला साया था जिसका छत के साथ सर लग रहा था। और मैं
जो पहले ही डरी हुई थी, लेकिन इतनी हिम्मत थी कि मैं बात करने के मूड में आ गई, क्या होगा। मेरे अंदर आज हिम्मत भी आ गई थी और खौफ भी था। मैंने फिर भी उसको देखा, जब वो छत से लगा खड़ा है, साया, एक औरत का साया छत से लग चुका है, तो मैंने कहा, बोलो, कह दो मुझसे जो भी है। तो तब उसने मुझे बताना शुरू किया, मेरा नाम रुबाब है। हाँ, मैं ही शहबाज की दूसरी बीवी हूं। मैं जानती हूं तुम शहबाज की पहली बीवी हो। तुमने अधूरी कहानी सुनी है उस औरत से। जब मैं मां बनने वाली थी, निकाह तो मैं उससे कर चुकी थी और मैं काफी अरसे से उसको कहती आ रही थी, मुझे अपना लो, मुझे अपनी बीवी बना लो, दुनिया के सामने ले आओ। तुमने सिर्फ निकाह करके मुझे बीवी बनाया है, दुनिया की नजरों से छुपा के रखा है। मेरी बूढ़ी मां है, मुझे दुनिया के सामने ले आओ, मुझे इज्जत दो। तो मुझे कहता था, मैं कमाता नहीं हूं, मेरी बीवी मेरा सारा खर्चा उठाती है, वो भी घर का जो किराया आता है ऊपर वाले पोर्शन से। अगर मैंने बीवी को बता दिया, वो मुझे निकाल देगी, मैं कहां से खाऊंगा, मैं कहां से कमाऊंगा। और वो कोई ना कोई बहाने कर देता। मेरे कॉलेज के दौर में ही वो मेरे से आके टकराया था, खुद से आके टकराया था। मैं उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुई थी, उसने खुद मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। बहुत खूबसूरत था, बहुत हैंडसम था। और फिर मैं ऐसी उसके साथ मुतवज्जो हुई कि बस मुझे भी ना पता लगा कब मुझे उससे प्यार हो गया है। और यूं प्यार ऐसा कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल भी ना रहा और मैंने उससे निकाह भी कर लिया, छुपा के निकाह। वो मुझे कहता था बहुत जल्दी हम अनाउंस कर देंगे, लेकिन जब निकाह हो गया तो कुछ सालों के बाद उसका मुझसे दिल भर गया। वो तुम्हें छोड़ के जब रातों को गायब होता था तो मेरे पास आता था, मेरे घर में रात वहीं गुजारता था और सुबह की रोशनी होने से पहले वो वहां से चला जाता था। फिर जब मैंने उसे एक रात बताया कि बच्चा होने वाला है, तो वो बोला कि इसको गिरा दो, अभी मैं बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं मां बन के रहूंगी। मैंने कहा, नहीं, मुझे इस बच्चे को पालना है। और मैं चुप करके वक्त गुजारती रही। जब मेरा 7वां माह हो गया तो मैंने उसको बताया कि अब 7 महीने का ये बच्चा होने वाला है। तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं का था, तो मुझे दूर दराज एक और गांव में लेके गया। वहां पे उसने किस तरह बंदोबस्त किया मुझे नहीं पता, कि 2 महीने मुझे वहां पे रखा और वहां पे मेरा बच्चा हो गया। कुछ अरसा हम वहीं पे रहे। तुम्हें याद होगा, वो इतने महीनों के लिए गायब हुआ था, वो मेरे पास ही था। वो एक होटल का कमरा था जिसका आज 4था दिन था, हम वहां पे किराए पे रह रहे थे। मेरे साथ मेरा बच्चा भी लेटा था, बेटा हुआ था मेरा। उस वक्त तक मैं नहीं जानती थी कि आज मुझसे जान छुड़ाने का फैसला कर चुका है। और जब मैं उससे आज हतमी फैसला करके बात कर रही थी कि कब, अब तो बच्चा हो चुका है, कब तुम दुनिया के सामने मुझे लेके आ रहे हो, नहीं तो मैं खुद दुनिया को बताने जा रही हूं, तो उसने मेरी तरफ करवट ली और उसके दोनों हाथ मेरे गले पर थे। उसने मेरा गला दबाया और मुझे मार दिया। क्योंकि जिस होटल पे उसने कमरा लिया था वो पहले से ही फैसला करके आया था, मैं नहीं जानती थी। क्योंकि उस चौथी कमरे मंजिल की जिस खिड़की के पास हम अक्सर नज़ारे देखते थे, उसके नीचे एक झील सी थी, उसके नीचे एक गड्ढा सा था। उसने मेरा गला दबाया और मुझे वहीं खिड़की से ही नीचे फेंक दिया। जिस गड्ढे में मैं जाके गिरी वहां पे कोई भी मुझे नहीं देख सकता था। वो सब कुछ प्लानिंग करके आया था, ये सब मैं नहीं जानती थी। और जब मैं मर गई तो मेरी लाश को जानवर खा गए। बच्चे को भी वो मारने की नीयत से लाया था वहां पे, कि मुझे मारने के बाद बच्चे को मार देगा। लेकिन आखिरी मोमेंट में पता नहीं उसके दिल में क्या आया कि उसने बच्चे को मारने की बजाय बच्चे को उठाया और एक यतीम खाने में जाकर जमा करा दिया। अब वो बच्चा वहां मौजूद है। मैंने ही लिखा था
कि उसका जो अंजाम हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन काश मेरे हाथों से होता। मैं उसको खुद अपने हाथों से मारना चाहती थी, लेकिन वो दिल के दौरे की वजह से मर गया। वो खबीस इंसान था। उसने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया और मुझे मार डाला। अब तो मेरी हड्डियां तक ख़त्म हो चुकी हैं। मैं तुमसे राब्ता इसलिए करने आई थी, तुम कभी माँ नहीं बन सकती थी ना। तुम्हें माँ बनने का दुख था ना। जाओ, वो बच्चा तुम्हारा है, तुम उसकी माँ हो। और उसके बाद मैंने देखा कि उसी साये ने ऐसे हाथ सा बढ़ाया। वो एक साया सा था, जैसे इंसान का साया सा बनता है। हाथ लंबा सा हुआ और कागज़ के ऊपर जैसे कुछ लिख रहा हो। उसने लिखा और कहा, आज मेरी मोहलत का आखिरी दिन है, मुझे वापस जाना है। आज मैं आखिरी दफ़ा तुमसे मिलने आई थी, अब मैं आइंदा कभी नहीं आऊँगी। और उसी के बाद उसी तरह रोते सिसकते, जिस तरह वो आई थी और रोते सिसकते उसकी मैंने आवाज़ सुनी थी, उसी तरह रोते सिसकते जिस तरह वो छत पे लगी खड़ी थी, वो नीचे ज़मीन पे बैठी और गायब हो गई। मैं गुमसुम काफ़ी देर वैसी बैठी रही। और उसके बाद जब मैंने कागज़ कलम उठा के देखा तो कागज़ के उस लाइनों पे लिखा था एक छोटा सा एड्रेस। एड्रेस भी क्या था, एक जगह का नाम था और उसके आगे एक नंबर लिखे हुए थे, 277 277। ये मैंने फर्जी नंबर बताया, उन्होंने कहा इसको फर्जी कर दीजिएगा। बहरहाल एक नंबर लिखा हुआ था। वो रात मैंने जागते हुए गुजारी और मैंने मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ती रही, गिड़गिड़ा के रोती रही कि ज़िंदगी मेरे साथ क्या कर रही है। सुबह उठी और मैंने रुबीना को ये सारा कुछ बताया और हम दोनों उस जगह पे ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो वो वाकई जिसका एड्रेस लिखा हुआ था कि यतीम खाना था। और जो उसने मुझे रात बताया था, मैंने पूरी कहानी रुबीना को सुना दी कि उसने कहा ये जो उसने मेरी गर्दन दबाई थी, मुझे मारा था और उसके अगले ही दिन 3 तारीख को उसने उस बच्चे को उस मदरसे यतीम खाने में जमा करा दिया था। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने उनको उस महीने उस साल की 3 तारीख बताया कि फलां साल के फलां महीने 3 तारीख को एक बच्चा आपके पास आया था जिसका नंबर ये है। जब उनके पास इतने छोटे बच्चे आते थे तो उसका नाम तो बाद में लिखते थे, उसका नंबर दे के महफूज कर लेते थे। बच्चा नंबर 515, बच्चा नंबर 75, बच्चा नंबर इतना कि इतने नंबर पे आया था तो उसका वही सिर्फ एक तारीख होती थी। बाप माँ का तो पता नहीं होता था। उन्होंने खोला रजिस्टर, सारा देखा तो उन्होंने कहा हाँ, इस डेट को एक बच्चा बिल्कुल लाया गया था। अब वो बच्चा 3.5 साल का है। तो हम दोनों ने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम उस बच्चे को गोद लेने के लिए आए हैं। आपकी जितनी भी कानूनी वो है वो आप पूरी कीजिए ज़रूरतें, हमें उस बच्चे को हर सूरत में लेना है। यूँ समझिए मैं उसकी दूर की कुछ लगती हूँ। उनको कोई एतराज़ नहीं था। मैंने उस मदरसे की कुछ मदद के लिए भी पैसे दे दिए। और जब वो बच्चा मेरे सामने लाया गया तो बिल्कुल रुबाब की तरह था। उसके गालों के अंदर गड़े पलते थे। बहुत ही खूबसूरत लड़का, खूबसूरत बेटा, उसके गालों में गड़े थे। जब वो सामने लाया तो मुझे देख के ऐसे मुस्कुरा पड़ा जैसे कुदरत ने उसके अंदर एक हिस्स रख दी हो। कि मैं उसको ममता नजर आई। मैंने बाहें आगे की तो वो डरता डरता मेरे करीब आया और जब मैंने उसको गले लगा लिया तो वो बच्चा मुझसे चिपक सा गया और उस बच्चे को मैं अपने घर ले आई। मुझे जीने का एक सहारा मिल गया और मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आज वो मेरा बच्चा जवान होकर शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, मैं आज भी उनके साथ रहती हूँ। ये कहानी मेरे बच्चे को भी नहीं पता, लेकिन मेरा बच्चा आपका प्रोग्राम या आपकी चीज़ें नहीं सुनता। शायद उसको सुन भी ले तो शायद उसको नहीं पता, क्योंकि मैंने उसको नहीं बताया कि मैं उसको यतीम खाने से लेके आई, क्योंकि मैंने वो शहर, वो जगह वो छोड़ दी थी। वो भी नहीं जानता कि उसकी हिस्ट्री क्या है। वो यही जानता है कि वो शहबाज का बेटा है और मैं उसकी असली माँ हूँ। लेकिन और कोई नहीं जानता था, इस राज से कोई वाकिफ नहीं था। आज आपको ये कहानी भेज के इस राज से जहाँ मैंने पर्दा उठाया तो आपसे पूछा है, रूहें तो आलम में अरवाह में चली जाती हैं, तो क्या वो उसकी रूह थी, भटकती हुई रूह, या वो क्या था? मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि आप
लाइव शो में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लोग आपसे सवाल पूछते हैं, आप बहुत कुछ इल्म रखते हैं। तो मैं आपको ये कहानी भी भेज रही हूँ, अगर आप सुनाना चाहें ज़रूर सुना दें, लेकिन मेरे सवाल का ज़रूर जवाब दीजिएगा। रूहें तो आलम बरज़ख में चली जाती हैं, तो फिर वो कौन थी जो मेरे कमरे में आई, मुझे बता के गई? ये आज भी मेरे अंदर सवाल है, मरने से पहले मुझे इसका जवाब चाहिए। तो आपकी कहानी भी मैंने शामिल कर दिया, इसका मुख्तसर आपको जवाब देता हूँ। 2 ही बातें हैं इसकी। एक, भटकती हुई रूह, ऐसी रूह हैं जो बेचैन हो जाती हैं, उनको मोहलत मिल जाती है, जब तक कोई मकसद पूरा नहीं होता वो रुक जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट है, मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। इस्लाम है आलम बरज़ख में चली जाती हैं। सही जवाब इसका कोई बशर नहीं दे सकता, लेकिन एक इसका जवाब मैं 100% दे सकता हूं। जिसको लोग रूह समझ रहे होते हैं वो इंसान का हमजाद होता है। हो सकता है वो उसकी रूह नहीं, उसकी हमजाद हो। हमजाद भी सेम रूह की तरह होती है, हम उसको रूह समझते हैं, वो हमजाद होती है या हमजाद होता है। बाकी रूहों के ऊपर मुख्तलिफ अकीदे हैं। इस्लाम का तो ये अकीदा है कि आलम बरज़ख में चली जाती है, लेकिन कुछ अकायद मुख्तलिफ, जो अकीदों में से कुछ अकायद हैं कि कुछ रूहें जब तक कोई मकसद पूरा ना हो तो भटकती हैं, जब मकसद पूरा हो तो वो चली जाती हैं। लेकिन 100% इसके चांस ये होते कि वो रूह की बजाय हमजाद हो, उसका जो भटक रहा था, भटक रही थी, हमजाद की सूरत में वो आई, उसने अपना काम किया और चला गया। इसका मैं आपको स्टोरी है, तफसीलन जवाब दे सकता हूँ, लेकिन लोग इस पर सवाल शुरू हो जाएंगे और इस पर एक डिबेट शुरू हो जाएगी, बहस शुरू हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको नहीं, आपको मैं कहानी मैंने सुना ली, पहले आप सुन लीजिए इस कहानी को, उसके बाद मैं आपको कॉल करके इसका तफसील से जवाब दूंगा वो क्या थी। यहाँ जवाब देना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये आपकी कहानी थी जो मैंने आज शामिल की। आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 92, पाकिस्तान का कोड है 00, आपके मुल्क में 00 लगता है या प्लस लगता है या जो भी लगता है आप देख लीजिए, 0092313, ये 92 के बाद मेरा नंबर है 0092313665550। मैं रिपीट करूंगा 0092313665550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे 00923136655500। इस पर मुझे आप अपनी कहानी सेंड कीजिए, लेकिन कहानी के लास्ट में आपने एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना है। उर्दू में कहानी लिख दीजिए, इंग्लिश में स्टोरी लिख दीजिए STORY, या फिर आप OCS भी लिख सकते हैं, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी। OCS इंग्लिश में स्टोरी, या फिर आप उर्दू में कहानी भी लिख सकते हैं। इन तीनों लफ्ज़ों में से कुछ भी लिख के भेज दीजिए। होना लाजमी चाहिए आखिरी लफ्ज़, वरना मुझे पता नहीं लगता कि कहानी आई है कोई। तो इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।